हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 7। हमने 6 पार्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में दिया गया है, नई जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। तो नई जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बाढ़ के मैदान में। को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन तीसरा है रेगुर। रेगुर ये जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम है। कलहर जो है ये लवणीय और क्षारीय मृदा का सामान्य नाम है जिसे हम कभी कभी यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जेट स्ट्रीम का भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास करता है और मानसून को मजबूत करता है। ये जो जेट स्ट्रीम है ऊपरी वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये तेज से गति से बहने वाली हवाएं हैं जो मानसून पर अधिक प्रभाव डालती हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती और जवाई किसकी सहायक नदी है? तो सरस्वती और जवाई लूनी की सहायक नदी है जो ये लूनी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो ये दक्कन पास आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। देखिए थोड़ा सा समझते हैं बाकी चैनलों के बारे में। जो 8 डिग्री चैनल है ये आपका भारत के लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मुख्य रूप से द्वीप समूहों को जो करावती है उसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है और एक है कोको चैनल उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको से अलग करता है। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो पहले तो सबसे देखते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो क्या है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या नहीं है? तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाली पद्धति संबंधित है। तो हाली जो पद्धति है ये बंधुआ मजदूर से संबंधित है जो उस समय में गुजरात और सूरत के कुछ क्षेत्रों में होती थी। ये जो पद्धति थी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड दिए हैं विद्रोह और दूसरा साइड है उनका क्षेत्र। तो मोपला विद्रोह हुआ था आपका केरल में, पावना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन हो जाएगा आपका अवध, एका आंदोलन अवध हो जाएगा और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भू आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भू आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में तत्कालिक आंध्र प्रदेश जो कि अब तेलंगाना में है किया था। निम्न में कौन सुमिलित क्रम में है? तो हमें बताना है कि कौन सुमिलित है। तो एनी बेसेंट यंग इंडिया ये गलत है। एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। महात्मा गांधी तो इनका था यंग इंडिया। देखिए दोनों क्रॉस किया गया है। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक का जो ये केसरी था सही है। ये केसरी जो था वो मराठी में था और जो इनका मराठा था वो अंग्रेजी में था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये गलत है, इनका था बंगाली। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में आपका त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है। ये सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है जिसके माध्यम से बिहार में अत्यधिक सिंचाई होती है। इस नहर को पानी गंडक नदी के द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस समिति का गठन जो किया गया था 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने इस समिति के नेतृत्व के लिए जवाहरलाल नेहरू को चुना था। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम केस के बाद श्री अरविंद घोष ने किस पत्रिका के माध्यम से अपने राजनीतिक विचारों का प्रसार किया था? तो ये किया था इन्होंने कर्मयोगिनी के माध्यम से। ये जो संदेश पत्रिका है ये सत्यजीत रे से संबंधित है। द बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता द्वारा स्थापित एक सांस्कृतिक अंग्रेजी दैनिक पत्र था। इंडिपेंडेंस जो है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है,
इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसका गठन 1928 में किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने किसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसकी घोषणा जो हुई थी मार्च आपका 1942 में किया गया था, जिसमें विंस्टन चर्चिल तत्कालीन ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से ये किया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत को जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें शामिल करना था और कहा गया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन स्टेट का और एक संविधान निर्माण करने का स्थापित करने का प्रस्ताव देंगे। अगला प्रश्न है, लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे बुलाया गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930, 1931 और आपका लास्ट हो जाता है 1932 को। गांधी जी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन था? दूसरा। इन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच दलितों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर मतभेद हुआ था, इसी के कारण पुनः समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय कब और कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपका 30 दिसंबर 1906 ढाका में, जिसके संस्थापक सदस्य थे नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां तृतीय और नवाब मोहसिन उल मुल्क। आगा खां तृतीय थे जो इस पहले अध्यक्ष चुने गए थे इसके। अगला प्रश्न है, 1854 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा थी वो समाप्त कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था? तो ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसके पास था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, इन्हीं में से बताना है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। तो सबसे लंबा कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का, जो था 1899 से आपका 1905 तक। देखिए, लॉर्ड डफरिन का जो का शासन काल था ये आपका था 1884 से 88 तक और लॉर्ड हार्डिंग का था 1910 से 1916। लॉर्ड मेयो का था आपका 1869 से 1872 तक। इनमें सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन का, लगभग 6 वर्ष 9 महीने तक। यहाँ पे मैंने मंथ नहीं लिखा है, बाकी अगर रियली में जो सबसे ज्यादा कार्यकाल था तो लिनथगो का, वो जो 1936 से 1943 तक थे, लगभग 7 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। अगला प्रश्न है, सुजाउद्दौला और राइवर्ट जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इनके मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो द्वितीय संधि हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1765 को और ये पहली संधि हो जाएगी आपकी 12 अगस्त 1765 में। देखिए, पहली संधि में क्या हुआ था, इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्रदान की गई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव भी थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। और दूसरी जो संधि हुई थी इसमें था कि रॉबर्ट क्लाइव थे और अवध के एक नवाब सुजाउद्दौला थे, जो 16 अगस्त 1765 को हुआ था। देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। तो भू राजस्व व्यवस्था को बताना है जो ब्रिटिश काल में नहीं अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 साल व्यवस्था। देखिए, मुगल काल में अपनाया गया था, जो अकबर के 9 रत्न में से एक मंत्री थे राजा टोडरमल, इन्होंने 1580 में ये व्यवस्था को लागू किया था। बाकी ऑप्शंस को देखिए, ये जो अस्थायी बंदोबस्त है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगाया गया था। और ये रैतवाड़ी जो व्यवस्था है ये हेक्टर मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास, बम्बई और असम के कुछ हिस्सों में किया गया था। और मलवाड़ी व्यवस्था है लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिंग के द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य भारत और पंजाब में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषि दास क्या कहलाते थे?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये पनिहाल कहलाते थे। देखिए कमियां जो है ना, ये बिहार के प्रांतीय में प्रचलित बंधुआ मजदूर थी और हालिया ये गुजरात और राजस्थान क्षेत्रों में प्रचलित थी। एक साइड दिया गया है अंग्रेज और दूसरे साइड दिए गए हैं मुगल बादशाह, इनको हमको मैच करना है। तो ये जॉन मिल्टन हॉल है, ये अकबर के शासक काल में आए थे, और विलियम हॉकिंस ये जहांगीर और जॉन सॉरमैन ये फर्रुखसिया के शासन काल में। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इंटरपोलर्स कौन थे? तो इंटरपोलर्स ये एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी होते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो हमें बताना है कि इसमें कौन सही सुमिलित नहीं है। सूरत की संधि 1775 ये सही है। पुरंदर की संधि 1776 ये भी है। सलवाई की संधि 1782 ये भी सही है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सुमिलित है। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई किस संधि से पेशवा को पूर्ण अधिकार मिल गया? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संगोला की संधि से इसको पूर्ण अधिकार मिल गया। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में अंतिम पेशवा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। जो अंतिम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय। ये द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध का परिणाम था बेसिन की संधि। सालवाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में, हमने इसके पीछे भी क्वेश्चन में देखा था। पुरंदर की संधि 1765 में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है। तो लोक कल्याण, ये जो लोक कल्याण है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है, उद्देशिका में नहीं है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ऐसा है आपका अनुच्छेद 149 में। 148 में दिया गया है भारत में सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवाओं से शर्तों से संबंधित है, और 149 तो आपका ये हो जाएगा इनका कर्तव्य। 150 में है संघ और राज्यों के खाते का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की सलाह पर निर्धारित किया जाएगा। 151 हो जाएगा आपका कि सीएजी की लेखा रिपोर्ट परीक्षण संबंधित राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। नीचे दो अभिव्यक्ति दिए गए हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा है इसका कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए हमारा यहीं पे आंसर लिखा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नहीं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। कॉस्मिक जो किरणें होती है आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन और परमाणु नाभिक की तेज धाराएं होती हैं। अगला प्रश्न है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायोनिक्स। देखिए बायोनिक्स को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। बायोनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो जैविक प्रणालियों के कार्यों, गुणों और प्रक्रियाओं का स्टडी करती है। इनके डिजाइन जो सिद्धांतों को इंजीनियरिंग प्रणालियों और मशीनों में लागू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि कृत्रिम अंग बनाना या फिर रोबोट बनाना जो मानव की तरह कार्य करते हैं, या एज सेंसर को बनाना जो जीवों की इंद्रियां हैं उनको कॉपी कर सकते हैं। बायोनोमिक्स और ये बायोनोमी दोनों एक ही शब्द है, मतलब दोनों एक ही है पर इनके नाम थोड़े अलग अलग हैं। ये दोनों एक ही अवधारणा को संदर्भित करते हैं। ये जीवों के वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसे आमतौर पर हम इकोलॉजी के रूप में जानते हैं। और ये बायोमेट्रिक तो आप रेगुलर यूज ही करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूटियोलिज्म। देखिए ये म्यूटियोलिज्म है क्या? म्यूटियोलिज्म जो जीवों के बीच एक वह संबंध इसमें दोनों सहभागी जीवों का फायदा होता है, जैसे
शैवाल को भी फायदा होता है और कवक को भी फायदा होता है। तो दोनों को देखिए किस प्रकार से फायदा होता है। शैवाल एक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है जिससे वह कवक के साथ साझा करता है। ये अपना भोजन इसके साथ शेयर करता है। और कवक जो होता है वह शैवाल को आश्रय देता है और उसे नमी अवशोषित करने में मदद करता है और वातावरण में खनिज और पानी भी प्रदान करता है। मतलब इसको ये, चूंकि ये दोनों जो जीव है एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और दोनों को इस आबंध से लाभ होता है, इसलिए ये म्यूचुअलिज्म या फिर सहजीविता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है उसे डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। डीएनए की जो संरचना होती है 3 घटक होते हैं इसमें, फॉस्फेट समूह, 1 नाइट्रोजन युक्त क्षार और 5 कार्बन वाली शर्करा। प्याजों को छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो ये सल्फेनिक अम्ल, इनका जो प्याज काटते हैं उस टाइम हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, तो ये सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है ऐसा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो जोड़े में अगर पूछा जाए तो इसमें 12 हो जाएगा और बिना जोड़े के पूछा जाए तो पसलियों की संख्या 24। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है, तो अल्फा कैरोटीन जो हमारे त्वचा में उपस्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय से स्रावित होता है। यह प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिनोजिन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में बदलने के लिए आवश्यक होता है। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो हमें सही को बताना है। ये वे जैविक उत्प्रेरक हैं, वे शरीर के उस स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो ये दोनों ही कथन सही है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो विटामिन के बारे में हमें बताना है कौन सही नहीं है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, तो ये सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, बिल्कुल कुछ विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, तो ये भी सही बात है कि कुछ विटामिन हमारे शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल की घुलनशील विटामिन है, ये गलत है। जो विटामिन के है ये जल में नहीं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए जल में विटामिन घुलनशील है वो सिर्फ 2 ही है, बी और सी, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। ये चारों ही जो वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, निम्न में एक सही सुमिलित नहीं है, तो हमें सही सुमिलित नहीं है वो बताना है। नांगल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये जो नागार्जुन बांध है ये गोदावरी नदी पर नहीं, नागार्जुन जो बांध है ये कावेरी नदी पर बना है, गोदावरी नदी पर नहीं, सॉरी कृष्णा नदी पर है, कावेरी नहीं कृष्णा नदी पर बना है। हीराकुंड बांध महानदी की, ये हीराकुंड बांध सही है, ये जो कि महानदी उड़ीसा में है। बाकी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हमारा कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में किस शहर में आसियान का मुख्यालय स्थित है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है और जो न्यू सदस्य बना है उसका नाम है तिमोर लात्से, जो आसियान का 11वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, भारत के कोर सेक्टर के उद्योग में शामिल नहीं है, तो भारत के कोर सेक्टर के उद्योग में कौन शामिल नहीं है, तो चीन। तो हमारे भारत के कोर सेक्टर में 8 उद्योग हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और बिजली विद्युत। बाकी ये जो चीनी मिल है ये स्थापित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीन भारत में लेखों और पुस्तकों का कौन सा मिलान गलत है, तो हमें गलत मिलान को बताना है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। रघुवंशम ये कालिदास की कृति है। बुद्धचरित अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। और कादम्बरी हर्षवर्धन द्वारा, ये गलत है। कादम्बरी हर्षवर्धन द्वारा नहीं, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, जो कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने स्वयं की 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदन, ये तीनों ही आप
याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं। विषु दिन क्या है? तो विषु मैंने कल ही डिस्कस किया था कि विषु क्या है, किस दिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब दिन और रात बराबर होते हैं। ये दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इसे विषु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करगम इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो करगम जो है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की आपकी मुद्रा है रियाल। बाकी ये जो रेनमीबी है ये आपकी चीन की हो जाएगी और रिबल रूस, दिनार देखिए कई देशों की मुद्रा है, जैसे इराक, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है ये, अमजद अली खान निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो ये सरोद से संबंधित है। तो आज का ये टेस्ट सेट कंप्लीट हुआ है। हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमने अभी तक 6 सेट को कंप्लीट कर लिया। आप इसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।